आइए बच्चों, आज हम बताते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। हम जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस का कंबाइन नाम है फ्लूइड्स। हिंदी में कहते हैं तरल। दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजली फ्रॉम हियर टू देयर आर नोन एज फ्लूइड्स। उसमें लिक्विड्स भी हैं और गैसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम सॉलिड्स के बारे में मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस से उनको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आइए देखें। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी सॉलिड्स हैं दे आर सपोज टू बी कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल काहे से मिलके बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। तो जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ये डिस्टेंस दी हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दी हुई है। जैसे मान लिया 2 मॉलिक्यूल आपके बहुत दूर हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। तो जब उनके बीच की डिस्टेंस आर बहुत ज़्यादा है तो उनके बीच में स्लाइटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो धीरे धीरे एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस सिचुएशन में जब इतनी डिस्टेंस रह जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ड्यू टू दिस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे कंटिन्यू टू मूव। वो और पास आते जाएंगे, और जब और पास आते जाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ से रिपल्सन लगना शुरू हो गया। लेकिन जब उनके बीच की डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं, इतनी रह जाती है तो अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो जाते हैं, यानी नेट फोर्स 0 लगता है। अगर इस सिचुएशन में देखें तो जो नेट फोर्स लगेगा उनके बीच में दैट विल बी 0, क्योंकि रिपल्सन तो यहीं से लगना शुरू हुआ। यहाँ से यहाँ तक आपका अट्रैक्शन लग रहा था और रिपल्सन यहीं से शुरू हो गया लगना। लेकिन इतनी डिस्टेंस जब रह गई तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों बराबर हो गए, तो नेट फोर्स उस पर क्या हो गया? 0। और जब नेट फोर्स 0 हो जाता है उसे ही कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे जब होते हैं तो उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता, नाइदर अट्रैक्शन ना रिपल्सन। अब अगर मान लीजिए वो और पास आते हैं, इनकेस अगर वो और पास आ जाए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन तेजी से बढ़ता है, यानी आर और कम हो जाएगा। देखिए रिपल्सन ये हो गया, और कम हो गया, रिपल्सन इतना हो गया। यानी कहने का मतलब है एक्चुअल कांटेक्ट में आने के पहले ही, टच करने के पहले ही, टच नहीं करते क्योंकि अगर ये पास में आ गए इतना तो इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाता है, एकदम से अलग हो जाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स में यही पढ़ते हैं हम लोग, एक्चुअल टच नहीं। जो कोलिजन वर्ड है वो कोलिजन वर्ड में एक्चुअल टच नहीं करते, वहाँ पर भी इतना पास में आ जाते हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है और सडनली एक दूसरे से वे अलग हो जाते हैं। तो इफ r इज लेस देन r0, अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो r इज लेस देन r0, माने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से अगर कम है तो उनके बीच में नेट रिपल्सन लग रहा है। और अगर r इज इक्वल टू r0 है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना इधर अट्रैक्शन ना रिपल्सन, नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज 0। और r इज ग्रेटर देन 0, जैसे इस डिस्टेंस के लिए r इज ग्रेटर देन r0 तो नेट फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन का लगेगा। तो इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अंतर आणविक दूरी के आधार पर उनमें एक्सप्लेन किया हमने। आइए देखें, अब अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि यह है पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पे थे तो उनके बीच में ये नेट फोर्स कितना था? आपने देखा नेट फोर्स जो यहाँ पे था वो अट्रैक्शन का था, और जब नेट फोर्स अट्रैक्शन का था तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव थी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? नेगेटिव थी। नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट वाज नेगेटिव ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस
इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, माने इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कर दें, एक ये है एक ये है, दीज आर एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तब वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। यहाँ पे आप क्या कहोगे इसे? मिनिमम। मैक्सिमम नेगेटिव इज आल्सो नोन एज मिनिमम, यानी माइनस यू मैक्सिमम है। माइनस यू मैक्सिमम माने पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम है, और नेगेटिव वैल्यू जब मैक्सिमम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मिनिमम। उसे हम क्या कहते हैं? मिनिमम। अब अगर मान लीजिए डिस्टेंस इससे कम होती है, r0 से कम होती है, जैसे ये डिस्टेंस, यानी इससे इधर जब आप जाएंगे, यानी यहाँ पर r डिस्टेंस कम होती जा रही है r0 से, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो है। और जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर है। जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्योंकि मूवमेंट है उनमें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर टोटल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि बढ़ना तो यहीं से शुरू हो गई, ये बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मानी जाती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव थी, उसमें बढ़ना शुरू हुई और बढ़ करके जीरो हो गई, माने मिनिमम से बढ़ करके जीरो हो गई। और फिर अगर मान लीजिए डिस्टेंस और कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। देखिए, अगर ये डिस्टेंस और कम है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब अनस्टेबल। जब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है वो पोजीशन अनस्टेबल की होती है। एनी सिस्टम ऑफ द नेचर ऑलवेज वांट टू रिमेन इन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। दुनिया का कोई भी जो सिस्टम है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर अनबैलेंस्ड पोजीशन, अनइक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, या अनबैलेंस्ड पोजीशन कहें या अनइक्विलिब्रियम पोजीशन कहें। तो ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है r0, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए इसे कहते हैं पोटेंशियल वेल। तो जनरली जानते हो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इसका शेप अगर आप देखो तो u जैसा है। इसका शेप कैसा है? u जैसा है, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। क्लियर हो गया? अब आइए देखें, अब एक चीज़ और हम देखते हैं। क्या देखते हैं? कि जब ये इसका शेप u जैसा है, नॉर्मल पोजीशन में उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बराबर है। एक मिनट, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के जब बराबर है तो अगर इसको हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। आपको मालूम है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, एक वाइब्रेटरी मोशन होता है जिसमें पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। तो अगर यहाँ की बात करते हैं तो मीन पोजीशन के इधर उधर मान लीजिए ये वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r0 है। यहाँ से ये r0 है। लेकिन जब उनको हीट करते हैं तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, उनकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ती है तो उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। देखिए, अब एम्पलीट्यूड इतना हो गया, तो मीन पोजीशन भी यहाँ तक शिफ्ट हो गया। जो मीन पोजीशन पहले ये था इतना, और वो शिफ्ट होकर अब कितना हो गया? यहाँ तक हो गया, यानी r0 डैश हो गया यहाँ से। और ज़्यादा हमने अगर उसको वो कर दिया तो और ज़्यादा एनर्जी दे दी तो और ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कम एनर्जी है तो ऐसे वाइब्रेट करता है, और ज़्यादा एनर्जी है तो और ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है, और ज़्यादा हीट दे दें तो और ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब अपनी पोजीशन पे रह के उनके एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर आप देखो तो ड्यू टू अनसिमेट्रिक ऑफ दिस पोटेंशियल वेल, ये जो पोटेंशियल वेल है इसका नाम हमने पोटेंशियल वेल दिया है। देखो कुएं जैसा दिख रहा है, इसलिए इसे पोटेंशियल वेल कहते हैं, और इसी कारण पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को के कहते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम u क्यों कहते हैं? बिकॉज इट शेप इज लाइक u शेप, पोटेंशियल वेल बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो मेन पोजीशन भी थोड़ा सा खिसक गया राइट की ओर, r0 डैश हो गया। हमने और हीट दे दी तो और ज़्यादा हीट देने से एम्पलीट्यूड और बढ़ गया,
और जब और ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा देन मीन पोजीशन विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट मोर, और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई, आर डबल डैश हो गई। हमने और ज़्यादा हीट दे दी, तो और ज़्यादा हीट देने से क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन और ज़्यादा राइट की ओर शिफ्ट हो गया, बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज मोर एंड मोर। तो इन दिस वे एज सून वी इंक्रीज द टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। भाई मालिकुलर सेपरेशन बढ़ने का मतलब क्या है, वो चीज़ एक्सपेंड कर रही है, और जब मालिकुलर एक्सपेंशन टेक्स प्लेस बाय हीटिंग सॉलिड तो उसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ऑन गिविंग हीट थर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, इंटर मालिकुलर स्पेसिंग इंक्रीजेज, उनके बीच में जो पहले R0 थी R0 डैश हो गई, R0 डबल डैश हो गई, R0 ट्रिपल डैश हो गई, तो धीरे धीरे एज सून एज वी इंक्रीज टेम्परेचर इंटर मालिकुलर स्पेसिंग भी बढ़ती जा रही है। तो होगा क्या कि सॉलिड की लेंथ बढ़ जाएगी, इसे लीनियर एक्सपेंशन कहेंगे, एरिया बढ़ जाएगा, इसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहेंगे। इन सब चीज़ों में अपने आप आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर, इसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। कंबाइंड नेम ऑफ दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन।